आप पीटीए की बात करते हैं, मैं तो एक नाविक की चर्चा कर रहा हूं। मैंने कल भी सदन में की थी। एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं एक परिवार। आप मुझे बताइए, क्या इतना पैसा कभी कोई कमा सकता था? अभिभूत करने वाला। प्रतिदिन का अगर आप एवरेज देखें तो 50,000 रुपए से लेके 55,000 रुपए का उनका एवरेज था पर डे की एक नाव से कमाई का। तो मुझे पहले इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं प्रयागराज एक दिन गया था, स्वयं भी मैंने इस चीज को कहा कि भाई कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो, मैं, हमारे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी भी और नाविकों का सम्मान भी किए थे, क्योंकि हमारे लिए सम्मान करने का अवसर इसलिए भी था क्योंकि भगवान राम के मित्र निषाद राज की परंपरा को आज भी वे उसी श्रद्धा भाव के साथ निर्वहन कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे इनके साथ सहभागी बन सकते हैं? तो मैंने महाकुंभ के दौरान इस बात को देखा। एक नाविक मुझे मिला, पहले मुझे एक परिवार मिला जो बाहर से आए थे। उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने कहा मैं कल प्रयागराज आ रहा हूं, अगर आप वहां रुक सकते हैं तो मुलाकात कर लेंगे। मैं मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कितने लोग? उन्होंने कहा 10 हमारे ग्रुप थे और हमें तो नाव वालों ने संगम में ले जाकर के स्नान करवा दिया था। तो मैंने कहा नाव वाले ले जा रहे थे तो आप लोग हर ग्रुप को ले जाने में कितना पैसा लग रहा था? उन्होंने कहा साहब देखिए, वे हम लोगों से हर ग्रुप से 2-2 हजार रुपया लेते थे और हमें नहा करके स्नान करा के आते थे। और आप सोचिए कि मैंने कहा कितने का, 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपना स्नान पूरा कर लिया था। तो 20,000 रुपये तो यही हो गए उन लोगों से। अब 2 घंटे में 20,000 रुपये जो कमा रहा है, सुबह 4 बजे से ही उनके द्वारा स्नान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो सायंकाल तक 50,000 रुपये कमाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह कौन तबका ऐसा नहीं था जिसने न कमाया हो, और उसका बृहद आर्थिकी पक्ष है जिसको लेकर के आर्थिक विशेषज्ञ अपने अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इससे अंतर आने वाला है। ये विरासत को विकास के साथ जोड़ने का परिणाम है और यह विजन दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश को दिया है। ये केवल उत्तर प्रदेश जो कि उसकी आत्मा है, तो उत्तर प्रदेश में सभी स्थल हैं, इन क्षेत्रों से तो ही रहा है, लेकिन दुनिया, पूरा देश इससे अद्भुत है। दुनिया ने इस महा चमत्कार को देखा है जो महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल माता नहीं कर सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को।
औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे ये पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर, धर्मांत, मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।